जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। प्रिय मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक, बड़ी ही मोटिवेशनल है। प्रिय मित्रों, एक राजा ने अपनी ही बेटी से शादी क्यों की? मित्रों, आज हम एक ऐसे राजा के बारे में बताएंगे जिसने अपनी ही सगी बेटी से किया विवाह। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। एक नगर था। उस नगर में एक राजा राज करते थे जिनका नाम था कलिंग। राजा कलिंग नवयुवक और नौजवान राजा थे। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत रानी थी, लेकिन उनकी रानी संतानहीन थी। उस राजा के रानी के द्वारा कोई संतान नहीं हुई थी। एक बार की बात है, राजा कलिंग घोड़ा पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। सुबह का समय था तो इन्होंने जंगल में एक दृश्य देखा कि एक बूढ़ी महिला मुझ में ठग लगा रही है और एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। राजा कलिंग उस बूढ़ी औरत के पास गए। मित्रों, वह बूढ़ी औरत कौन थी? वह कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं थी, वह तो साक्षात देवी मां थी। मित्रों, जैसे ही राजा कलिंग उस बूढ़ी मां के पास में पहुंचे तो कहने लगे, मां, आप यहां क्या कर रही हैं? आप मुझ में ठग क्यों लगा रही हैं? तब वह बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा, तुम्हें नहीं पता, मैं जोड़ी को बना रही हूं और जोड़ी को बिगाड़ रही हूं। तब राजा कलिंग कहने लगे, हे माता, मैं आपकी बात समझा नहीं। कैसी जोड़ी आप बना रही हैं और कैसी जोड़ी आप बिगाड़ रही हैं? बूढ़ी मां कहती हैं, बेटा, मेरा तो यही काम है। जोड़ी को बनाना, मैं इंसानों की जोड़ी बनाती हूं और मैं ही उनकी जोड़ी को बिगाड़ भी हूं। यही हमारा काम है। राजा कलिंग उस बूढ़ी माता की बात सुनकर सोचने लगे, यह कैसी पागल बुढ़िया है। मित्रों, राजा कलिंग जो थे वे बहुत ही अहंकारी राजा थे, अपने अहंकार में ही रहते थे। प्रिय मित्रों, कहते हैं ना कि ज्यादा अहंकार करना अपने को ही ले डूबता है। इसीलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, ना तो किसी का अपमान करना चाहिए। फिर राजा कलिंग ने कहा, मां, चलो अच्छी बात है, आप जोड़ी को बनाती हैं, तो कुछ हमारे बारे में भी बताइए कि हमारी जोड़ी किसके साथ में है और हमारा विवाह किसके साथ में होगा और हमारी जोड़ी किसके साथ में बनेगी। मित्रों, फिर वह बूढ़ी मां कहती है, हे बेटा, तुम्हारी एक रानी तो पहले से ही घर में मौजूद है और तुम हमसे इतना भद्दा मजाक क्यों कर रहे हो? इसका मतलब है कि तुम हमारी हंसी उड़ा रहे। फिर वह बूढ़ी औरत को बहुत गुस्सा आता है और कहती हैं, हे राजन, तुम्हारी जोड़ी मैंने तुम्हारे पत्नी से पैदा होने वाली पुत्री के साथ में लिखी है, अर्थात तुम्हारी ही सगी बेटी के साथ में तुम्हारी जोड़ी बनाई है। मैंने ही लिख दिया है। तुम्हारा विवाह तुम्हारी ही सगी बेटी के साथ में होगा। इस प्रकार से जब राजा ने उस बूढ़ी मां की बातों को सुना तो वह समझ गए कि यह कोई साधारण बुढ़िया नहीं है। उसके बाद में राजा कलिंग उस बुढ़िया से हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगने लगा। कहने लगा और कहा, हे माता, हमें क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं सका। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है हमारे साथ। आपने क्या कर दिया कि मेरा विवाह मेरी ही सगी बेटी के साथ में होगा? बूढ़ी मां ने जवाब दिया, हां बेटा, वह बिल्कुल ही सत्य होगा। अब तुम यहां से जाओ राजा। लेकिन वहां से नहीं गया। राजा ने फिर उस बुढ़िया से निवेदन किया, बार बार क्षमा याचना करने लगा। राजा कहने लगा, हे माता, इस कलंक से हमें बचने के लिए आप ही कुछ करो। वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मित्रों, इतना सुनते ही राजा कलिंग के चेहरा पर उदासी छा गई। उनका चेहरा मुरझा गया। मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के राजा कलिंग अपने महलों के लिए घोड़े पर सवार होकर चल दिया। जब वह अपने राजमहल में पहुंचा तो उसकी रानी लक्ष्मी ने जब देखा तो ने अपने पति से पूछा, महाराज, आज आपका चेहरा उदास क्यों है? आपका चेहरा हमेशा फूल जैसा खिला हुआ नजर आता था, लेकिन आप आज बहुत ही उदास हैं। आपका चेहरा बहुत मायूस दिख रहा है। आपके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है महाराज। क्या बात है मित्रों? तब राजा कलिंग ने अपनी रानी लक्ष्मी को उसी जंगल वाली बुढ़िया की सारी बात बताई। राजा कलिंग की बात सुनकर कि रानी लक्ष्मी कहने लगी, हे महाराज, आप व्यर्थ में परेशान क्यों हो रहे हैं? हमारी तुम्हारी शादी के लिए इतने दिन हो गए, अभी तक तो कोई संतान नहीं हुई है और आगे भी हमारे कोई संतान होगी ही नहीं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? चलिए, हम एक पल के लिए मानते हैं, लेकिन फिर भी जब संतान होगी तो मैं लड़की को जन्म ही नहीं दूंगी। फिर देखते हैं आपका विवाह कैसे हो जाएगा, आपको कलंक भला कैसे लगेगा। इस तरीका से रानी लक्ष्मी ने अपने महाराज कलिंग के मन में धीरज बनाया। उसके बाद में राजा कलिंग सब कुछ भूल जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया।
तो कुछ दिनों के बाद में रानी कलिंग जी गर्भवती हो गई। कलिंग ने यह नहीं सोचा था कि हमारे गर्भ से पुत्री ही पैदा होगी। कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी। वह सोचती थी कि हमारे तरफ से पुत्र पैदा होगा, पुत्री पैदा ही नहीं होगी। मित्रों, इस प्रकार से धीरे धीरे समय धीरे धीरे नजदीक आने लगा। इसी प्रकार से जब समय आया तो रानी लक्ष्मी की दासी रानी लक्ष्मी के पास में 24 घंटे रहने लगी और रानी की सेवा करने लगी। मित्रों, जब रानी लक्ष्मी की गर्भ से एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ और जब कन्या को जन्म दिया तो रानी लक्ष्मी ने देखा। रानी के देखते ही होश उड़ गए और दुखी होने लगी। मन में सोचने लगी, ईश्वर यह क्या हुआ? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे महाराज के माथे पर कलंक लग जाए, उस बूढ़ी औरत की कही हुई बात कहीं सत्य ना हो जाए। वह रानी लक्ष्मी इस बात को लेकर डर रही थी। फिर कुछ समय के बाद विचार करने के बाद में लक्ष्मी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, ऐसा करो, अगर यह कन्या हमारे पास हमारे महलों में रही और हमने इसे पाला तो हमारे महाराज के माथे पर बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा, और तुम ऐसा करो, इसको ले जाकर कहीं जंगल में मारकर गाड़ आओ। मित्रों, इस प्रकार दिया। फिर वह दासी उस नन्ही सी कन्या को लेकर एक जंगल की ओर जाने लगी। तब दासी ने रास्ते में जाकर के सोचा, यदि मैं जंगल में पहुंची, यदि मुझे किसी ने देख लिया यह घिनौना काम करते हुए, तो कहानी बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, मेरी सब पोल खुल जाएगी। उसी नगर के पास में एक स्थान पर उस नगर के सभी लोग घूर लगाया करते थे। जब रानी लक्ष्मी की दासी उस नन्ही सी पुत्री को लेकर उसी रास्ते से जा रही थी तो उसने वहां पर कई घूर लगे हुए थे। फिर वहीं पर वह रुक करके अपने मन में विचार करने लगी कि हम इस नन्ही सी कन्या को इसी घूर में गाड़ देती हूं। जब कोई इस रास्ते से आता जाता इस नन्ही से बच्ची की रोने की आवाज सुनेगा तो इसे अवश्य ही वह उठा ले जाएगा और पाल पोस कर और बड़ी कर लेगा। मित्रों, फिर वह दासी ऐसा ही करती है, उस नन्ही सी कन्या को इसी घूर में गाड़ कर वहां से राजमहल को चली जाती है। मित्रों, इस प्रकार से रानी लक्ष्मी ने महाराज कलिंग को इस बात की कोई भी भनक नहीं लगने दी और बड़े आराम से निश्चिंत होकर रानी महलों में रहने लगी। इधर क्या हुआ, जो उस घर का मालिक था उसने वह घूर एक किसान के हाथों बेच दिया था। किसान ने क्या किया, उसी नगर में रहने वाले एक कुम्हार और कुम्हार की पत्नी को बुलवाया और कहा, जो घूर हमने आपके यहां से खरीदा है इसको ले जाकर हमारे खेतों में आप डाल दो। मित्रों, इधर दूसरे दिन जब सवेरा हुआ तो एक फड़वा और पालरा को लेकर के वह कुम्हार और कुम्हारीन उसी घूर के पास आ गए और उस घूर को खोदने लगे। जब उसने फड़वा जोर से मारा तो धड़ाम की वजह से बच्ची रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसने बच्ची की आवाज सुनते ही कुम्हार और कुम्हारीन बड़े ही असमंजस में फंस गए। यह आवाज अचानक से एक बच्चे की रोने की कहां से आई। दोनों इधर उधर देखने लगे। तब कुम्हार अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, हमें ऐसा लग रहा है कि इस घूर के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। तब बड़े ध्यान से सुना तो कुम्हार समझ गया कि इसी घूर के अंदर से ही आवाज आ रही है। फिर वे दोनों पति पत्नी हाथ से ही बैठकर उस घूर में से धीरे धीरे पास हटाने लगे। जब पूरा खोदा तो उसमें से एक नन्ही सी कन्या निकली और जब उस सुंदर कन्या को दोनों पति पत्नी ने देखा तो आश्चर्य हुए। फिर उसकी पत्नी ने उस नन्ही सी कन्या को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और सोचने लगी, हे भगवान, हे ईश्वर, आपकी भी लीला अपरंपार है। हमारी शादी को 20 वर्ष हो गए, हमारी भी कोई संतान नहीं है। आपने हमारे लिए पुत्री दे दिया। मैं इसे बड़े लाड़ प्यार से पालूंगी और बड़ा ही इसे स्नेह करूंगी। फिर वह कुम्हार और कुमारीन उस बच्ची को अपने घर लेकर चले आए और बड़े ही प्रेम के साथ में लाड़ प्यार से उसे पालने लगे। वह लड़की बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे इस प्रकार से समय बिताने के बाद में वह लड़की कुछ बड़ी हो गई। एक दिन उस लड़की ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, इन पशुओं को आप रोजाना चराने जाते हैं, लेकिन कल से इन पशुओं को चराने मैं ले जाया करूंगी। मित्रों, इस प्रकार से अगला दिन हुआ तो वह लड़की अपने पिता कुम्हार से आज्ञा लेने के बाद में वह सुंदर कन्या, जो देखने में बिल्कुल एक रानी के समान लगती थी, उन पशुओं को लेकर के उसी नगर के बाहर उसी जंगल में चली गई चराने के लिए। मित्रों, इधर राजा कलिंग शिकार खेलने के बाद में अपने महल को जब वापस आ रहे थे, जब उसी जंगल से राजा गुजर रहे थे तो वह सुंदर कन्या उन पशुओं को वहीं पर खड़ी होकर चरा रही थी।
तब राजा कलिंग की नजर उस कन्या पर पड़ी जो देखने में बिल्कुल ही रानी की तरह लगती थी। तो राजा कलिंग उस सुंदर कन्या को देखकर उस पर मोहित हो गया और मन में सोचने लगा, यह कन्या बहुत सुंदर है, हम इस कन्या से विवाह अवश्य करेंगे। यह सोचकर मित्रों राजा कलिंग अपने महलों को वापस चला गया। जब अपनी रानी के पास पहुंचा तो वह अपनी रानी से उस लड़की के बारे में सारा वृतांत सुना दिया और रानी लक्ष्मी से कहा, हे रानी, यह पता लगाओ कि यह किसकी पुत्री है, हम इसके साथ में विवाह करना चाहते हैं। मित्रों, पहले राजा और महाराजाओं के जमाने में ऐसा नियम चलता था, राजा अपनी मर्जी से कितनी भी शादी कर सकता था और रानियों को कोई ऐतराज नहीं होता था, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती थी। पहले के जमाने में कोई प्रतिबंध नहीं था कि एक से ही शादी करो, राजा अपनी मर्जी से कितनी भी शादी कर सकता था। यह नियम था, जितनी तुम्हारे मन में आए उतनी शादी कर लो, इस प्रकार से। तब रानी लक्ष्मी ने अपने पति के कहे अनुसार उस लड़की का पता लगवाया कि यह तो कुम्हार की बेटी है। फिर रानी लक्ष्मी ने अपने पति राजा को बुलाकर उस लड़की के बारे में पूरा वृतांत समझाया और कहा, हे महाराज, यह तो एक कुम्हार की बेटी है। तब राजा कलिंग कहने लगे, हे रानी, उसके घर में हमारी शादी का प्रस्ताव भेज दो। तब रानी लक्ष्मी ने कहा, हे महाराज, परंपरा के अनुसार चलो, फिर रेवाड़ी से बाहर चलने की कोशिश आप मत करो। मतलब? रानी लक्ष्मी कहने लगी, हे महाराज, आप नाई और ब्राह्मण को भेजो और वह दोनों उस कुम्हार के घर पर जाएंगे तो आपका प्रस्ताव नाई और ब्राह्मण पहुंचा देंगे। मित्रों, इस प्रकार से वही हुआ। तब राजा ने नाई और पंडित को बुलाया, फिर नाई और ब्राह्मण को सारी बात बताई। तब नाई और पंडित राजा की शादी का प्रस्ताव लेकर के उस कुम्हार के पास पहुंचे। उसके घर तब सारी बात बताई और कहा कि हे कुम्हार, हमारे महाराज कलिंग आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं और हमारे हाथों शादी का प्रस्ताव आपके यहां पर भेजा है। मित्र, इस प्रकार से वह कुम्हार कहने लगा, हे ब्राह्मण जी, आप हमारी इस प्रकार से क्यों मजाक बना रहे हैं? कहां हमारी पुत्री राज्य की एक छोटी सी नागरिक है, हमारी और राजा कलिंग की क्या समानता है? तब नाई और ब्राह्मण कहने लगे, नहीं भाई, यह सच है कि हमारे महाराज को आपकी पुत्री पसंद आ गई है। वह आपकी पुत्री से मन ही मन प्रेम करते हैं और आपकी पुत्री से हमारे महाराज विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। इस बात को सुनकर मित्रों कुम्हार और कुम्हारिन बहुत ही खुश हुए। फिर कुम्हार और कुम्हारिन मान गए। फिर वहां से ब्राह्मण और वह नाई सीधा राजा के राज दरबार में जाते हैं और राजा को यह कथन सुना देते हैं। राजा रानी से कहकर शादी की तैयारी शुरू करवा देता है। अब उधर राजा रथ पर सवार होकर उस कुम्हार के घर जाता है। फिर वह कुम्हार और कुम्हारिन राजा के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। इस प्रकार राजा की शादी उसी की पुत्री के साथ में हो जाती है। जब राजा की विदाई होती है तो वह अपनी बेटी को रथ पर बिठाकर अपने राज्य महल में आता है और इधर रानी लक्ष्मी अपने राजा की सुहागरात की तैयारी में जुटी हुई थी। तभी वह क्या देखती है कि उसी के पड़ोस में बाहर एक गाय और बैल बंधा हुआ था। गाय ने जब यह देखा तो कहने लगी, यह तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है, जो कि एक बेटी का विवाह पिता के साथ हो गया। अब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यदि राजा ने अपनी ही बेटी के साथ यह रात गुजार ली तो फिर उस गाय ने उस बैल से कहा, देखिए आज बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है पड़ोस में। तब बैल कहने लगा, कैसा अनर्थ होने जा रहा है? तब सारी दास्तान उस राजा की उस गाय ने बैल से कह डाली और कहा कि राजा ने अपनी ही बेटी से विवाह किया और आज रात अपनी ही बेटी के साथ गुजारने वाला है। यदि राजा ने यह रात अपनी बेटी के साथ गुजार ली तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जब गाय की बात बैल ने सुनी तो बैल कहने लगा, हे भगवान, हे ईश्वर, मैं क्या सुन रहा हूं? यह क्या अनर्थ होने को जा रहा है? बाप और बेटी का ऐसा कर। प्रभु, तुम मुझे गूंगा और बहरा बना दे, न मैं कभी ऐसी बातें सुन सकूं और न कभी ऐसी बातें सोच सकूं। मित्रों, वह गाय बैल कुछ समय में बहरे बन जाते हैं और वह रानी लक्ष्मी यह सारी बातें सुन रही थीं और देख रही थीं। जब गाय और बैल ने बोलना बंद कर दिया तो रानी लक्ष्मी को लगा कि यह तो हकीकत में नहीं बोल पा रहे हैं। रानी ने आवाज लगाई तो वे सुने भी नहीं। तब रानी लक्ष्मी ने विचार किया, यह क्या हुआ? यह तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। एक कमी मैंने भी की थी, बहुत बड़ी भूल की थी। मैंने सब कुछ छुपाया, पर हमारे महाराज पर कलंक ना लग जाए।
इसीलिए हमने अपनी पुत्री को घर से फेंकवा दिया था, लेकिन फिर भी हमारी ही बेटी का विवाह उसी के पिता के साथ में हो गया। तब रानी लक्ष्मी बहुत ही बुरी तरीका से रोने लगी और धरती मैया से निवेदन करने लगी और कहने लगी, हे धरती माँ, तू हमें अपने गोद में ले ले, हमें अपने में समाहित कर ले। मैं ऐसा घिनौना पाप सहन नहीं कर पाऊंगी। हमने बहुत ही लंबी भूल की है मित्रों। उसी समय पर धरती मैया फट जाती है और धरती मैया उसी में से प्रकट होती है और रानी लक्ष्मी को अपने साथ में लेकर धरती में समाहित हो जाती है। उधर सैनिकों ने जाकर सारी बात राजा को बताई। राजा सैनिक की बात सुनते ही वहां से एकदम से दौड़ते हुए भागकर पहुंच गए जहां पर रानी लक्ष्मी जमीन में समा रही थी। उसी जगह पर राजा पहुंचा और कहने लगा, हे धरती माता, आप हमारी पत्नी लक्ष्मी को क्यों ले जा रही है? रानी से भी कहा, हे रानी, आप इस धरती के अंदर क्यों जा रही हैं? भला क्या बात है? तब रानी ने अपने आंखों में आंसू लेकर के सारा वृतांत राजा को बताया और कहने लगी, हे महाराज, मुझे माफ करना। हमसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई थी। जिसे आप विवाह करके लाए हो, यह आपकी सगी पुत्री है, सगी बेटी है, जिसे मैंने पैदा होते ही एक घूर में गड़वा दिया था। लेकिन एक कुम्हार और कुम्हारिन को घूर को खोदते समय मिल गई थी। वे दोनों पति पत्नी इसका बहुत ही अच्छे से पालन पोषण किए थे और यही कन्या धीरे धीरे करके जवान हो गई थी, जिसकी सुंदरता को आप देखकर विवाह करने के लिए लल्ला हो गए थे। महाराज, यदि यह बात मैं आपको नहीं बताती तो आज बहुत ही बड़ा अनर्थ आज रात्रि में हो जाता। और महाराज, मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं संसार में मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। इस वजह से, इस अपराध से मैं धरती मां की गोद में समाहित होने जा रही हूं। जब राजा कलिंग ने रानी की ऐसे शब्दों को सुना तो राजा कलिंग की आंखों में तो तुरंत आंसू आ गए। तब राजा कलिंग कहने लगे, रानी, अब हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। हम भी संसार को अपना मुंह नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमसे भी एक बहुत बड़ी भूल हो गई है, जो हमने अपनी ही पुत्री के साथ में विवाह किया है। हमने जंगल में एक बुढ़िया की मजाक बनाई थी, जिसका फल हमें आज यह मिला है। वह कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी, वह साक्षात माता लक्ष्मी का रूप थी। राजा कलिंग धरती में समाने के लिए धरती मैया के सिंहासन पर चढ़ गया। फिर राजा कलिंग ने धरती में समाने से पहले अपने मंत्री से कहा कि हे मंत्री, आप हमें एक कागज और कलम लाकर दे दो। तब राजा के कहे अनुसार मंत्री ने कागज और कलम लाकर दे दिया। उन्होंने उस कागज में अपना सारा राजपाट अपने ही बेटी के नाम कर दिया। उसमें उन्होंने लिख दिया कि आज के बाद हमारी ही बेटी इस राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी और यही अब इस राज्य को संभालेगी, अर्थात इसे चलाएगी। और इतना सब कुछ लिखने के बाद में वह रानी लक्ष्मी और राजा कलिंग उसी धरती में माता धरती के साथ में समाहित हो गए। तो मित्रों, यही राजा कलिंग हुए थे जिन्होंने अपनी ही बेटी के साथ विवाह किया था, वह माता के कहने के अनुसार। लेकिन जो अनर्थ पाप होने के लिए जा रहा था, वह अनर्थ होने से बच गया। लेकिन विवाह पिता और बेटी का तो हो ही गया था। तो मित्रों, इस प्रकार से एक राजा ने अपनी ही बेटी से किया था विवाह। मित्रों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।